नमस्कार, आप लोगों का द एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश सिंह। मैं आपको बीपीएससी में जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो पढ़ाऊंगा, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी की आज शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आपको सितंबर में जो बीपीएससी की परीक्षा आने वाली संभावित तिथि है 30 सितंबर के आसपास, उसको लेकर हमारा 17 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी के संबंध में हम यहाँ कक्षाएँ चालू कर रहे हैं। तो आइए आज उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है और यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो उत्तर का मैदान भारत को प्राकृतिक रूप से जो है 5 या 6 प्रदेशों में बांटा गया है। आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद उत्तर का मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद आपका जो है तटीय मैदान है, फिर द्वीपीय क्षेत्र है। तो उसमें हम उत्तर के मैदान के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर का मैदान बेसिकली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदियों से बना मैदान है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है, उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या है कि भारतीय प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय प्लेट थी, भारतीय प्लेट आप ऐसे मान सकते हैं कि ये भारत है। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट जो है यहाँ पे थी। तो इसके बीच में मिलने से क्या हुआ कि जब ये नीचे इसके गई तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो हिमालय का जब निर्माण हुआ तो इंडियन प्लेट के नीचे जाने से यहाँ पे एक गर्त का निर्माण हुआ। किसका? गर्त का निर्माण हुआ। इस गर्त को जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण से ये गर्त धीरे धीरे भरने लगी और इससे क्या हुआ, यहाँ पे उत्तर के मैदान का, किसका? उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, किसके मैदान का निर्माण हुआ? उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। और यह मैदान लगभग 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 7 यहाँ पे लिखा भी होगा। इसका विस्तार देख लेते हैं कि विस्तार इसका जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक 3200 किमी है। कितना है? 3200 किमी है। वैसे बांग्लादेश में इसका कुछ विस्तार है और भारत में अगर देखेंगे, कहाँ पे? भारत में इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व तक 2400 किमी है। कितना है? 2400 किमी। ठीक है, 2400 किमी इसका विस्तार है। अगर बांग्लादेश के भी मैदान को इंक्लूड करेंगे, जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, तो हमारा कितना क्षेत्र इसका विस्तार हो जाएगा? 3200 किमी। कितना होगा? 3200 किमी। इसी तरह उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? क्या है? उत्तर से दक्षिण चौड़ाई इसकी कितनी है उत्तर के मैदान की? तो 150 से लेके 300 किमी के बीच में। कितना? 150 से लेके 300 किमी के बीच में। कहीं कहीं यह 500 किमी भी विस्तृत है। कितना है? 500 किमी। ठीक है, 500 किमी भी यह फैला हुआ है। तो कहाँ पे 500 किमी फैला हुआ है इसके बारे में बता देते हैं आपको। किमी कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसके बारे में बता देते हैं। क्या है कि ये वाला पार्ट जो है, कौन सा पार्ट? आपका सिंधु का मैदान वाला पार्ट जो है, सिंधु का मैदान, या जिसे आप पंजाब का मैदान भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इस मैदान की चौड़ाई जो है लगभग 500 किमी के आसपास है। कितना है? 500 किमी। लेकिन हम क्या करते हैं कि औसत चौड़ाई को ही माना जाता है। तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 150 से लेके 300 किमी के बीच में। और यह मैदान काफ़ी सकरा कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो काफ़ी सकरा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो असम का मैदान भी बोला जाता है वो काफ़ी सकरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है भारत का नक्शा। इसमें जो है उत्तर का मैदान जो है वो यहाँ से ले करके ऐसे करके आया है और यहाँ पे है, फिर उसके बाद ऐसे हुआ है, ये आपका उत्तर का मैदान है। ठीक है, किसका मैदान है? उत्तर का मैदान।
ये वाला पार्ट जो इंडिया के नक्शे का है ये उत्तर का मैदान है आपका। इसमें कुछ भाग जो है रेगिस्तानी भाग को भी मैदान के रूप में शामिल किया जाता है क्योंकि उसकी समतल बनावट है। और आपको लोग पता है कि मैदान क्या होता है? मैदान वह होता है जो पर्वत और पठार की अपेक्षा काफ़ी समतल भूमि होती है, उसे हम मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर का मैदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, उत्तर के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने अभी बताया भी कि 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी सीमाएं अगर देखेंगे आप तो इससे प्रश्न भी काफ़ी बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है कि उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में कौन सा विभाजन है या कौन सी पहाड़ी पड़ती है। तो आपको पता होगा कि विंध्याचल पहाड़ी पड़ती है जो प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के मैदान के बीच में है। ठीक, चलिए सीमाएं क्या है? तो उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला है। यह हिमालय की क्या है? सबसे दक्षिण की, कहाँ की श्रेणी है? दक्षिण की श्रेणी है। दक्षिण की श्रेणी कौन है? शिवालिक। तो उत्तर में इसकी सीमा क्या उत्तर के मैदान की बनाती है? शिवालिक पर्वतमाला। पश्चिम में क्या इसकी सीमा बनाता है? तो रेगिस्तान, जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है वह इसकी पश्चिम की सीमा बनाता है। और दक्षिण में इसका आप बताएं कि प्रायद्वीपीय पठार इसकी दक्षिण की सीमा से लगता है। ठीक है, और पूर्व में क्या है? तो पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो हिमालय का जो है वो दक्षिण की तरफ, मतलब दक्षिण और पूर्व की तरफ जो विस्तार हुआ है जिसमें पटकोई, नागा और मिजो हिल्स हैं, वो इसके पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो है पूर्व में इसको सीमा बनाती है, इससे घिरी हुई हैं। ठीक है, इसको घेरे हुई हैं। आइए विशेषताएं इसकी क्या हैं उत्तर के मैदान की। ये जो यहाँ पे आपको पीटी की कक्षाएं चलेगी तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ही यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जो मेंस की कक्षाएं चलेंगी उसमें और विस्तार से इसका अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप तथ्यात्मक जानकारी आपको बीपीएससी एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर सके और आपको बहुत बर्डन न हो, उसके हिसाब से तथ्यात्मक जानकारी को यहाँ ज़्यादा अच्छे से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो विशेषताएं, अवसादों की गहराई। इस मैदान में जो गर्त थी जिसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों ने उस गर्त को भरा था, तो लगभग कितना गहरा ये गर्त था जिसमें अवसादों को निक्षेपण करके इस गर्त को भरने के बाद मैदान का निर्माण हुआ। तो यहाँ लगभग 1000 से 2000 मीटर का अवसादों का निक्षेप है। मतलब 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के बीच अवसादों का निक्षेपण हुआ, उसके बाद हमारा उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ। तो इसमें देख लेते हैं कि 1000 मीटर के आसपास कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका पश्चिमी, उत्तर के मैदान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? आपका पंजाब का मैदान। कौन सा मैदान? पंजाब, हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है यहाँ पे कितनी गहराई है? 1000 मीटर। ठीक है, कुछ पार्ट इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश भी आता है जिसमें लगभग 1000 मीटर गहराई और किसकी पड़ती है? अवसादों की गहराई इसमें पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं जो प्राय काफ़ी छोटी मात्रा में पाई जाती हैं। रेह और भूड़। क्या है कि इन मैदानों में रेह एक स्थलाकृति पाई जाती है। रेह क्या होती है कि एक बंजर भूमि होती है। कौन सी? बंजर भूमि। ठीक है, इसमें चूना प्रधान होता है। चूना के जब जल जमा होता है तो मिट्टी में जो चूना होता है वो ऊपरी सतह में आ जाता है और मिट्टी के उपजाऊपन क्षमता को समाप्त कर जाता है। ठीक है, रेह। गांव में पहले के लोग जो होते थे, जब साबुन उबुन बहुत ज़्यादा नहीं प्रचलित होता था तो इसी से कपड़े धोने का काम करते थे। ठीक है, उसमें जो चूना होता था वो कपड़ों को साफ करने के काम में आता था। ठीक है, तो रेह या बंजर भूमि जो है इसे कहते हैं, उसको रेह कहते हैं। इसी तरह आपका भूड़ है। भूड़ जो होता है ये गंगा जो है, गंगा के किनारे जो है रेत के, गंगा के किनारे जो रेत होती है, रेत के हवा द्वारा, किसके द्वारा? हवा द्वारा उड़ाकर, ठीक, हवा द्वारा इस रेत को उड़ाकर जो है एक टीले के रूप में, किसके रूप में? टीले के रूप में निर्माण होता है। ठीक है, टीले के रूप में निर्माण होता है इसका, या निर्माण आता है गंगा के किनारे, खासकर
काफ़ी नज़दीकी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, एक टीले के रूप में होते हैं। तो काफ़ी विस्तृत भाग में होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं, ठीक है। भूड़ बहुत, या छोटी सी पहाड़ी कह सकते हैं, जो 100 मीटर या 50 मीटर के आसपास की होती है या उससे भी कम होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी उपजाऊ भी होता है और इसमें क्या होता है, सब्जियां ज़्यादा पैदा होती हैं। क्या होता है, सब्जियां ज़्यादा पैदा होते हैं। कभी कभी क्या होता है, और इनका निर्माण कब होता है, तो गर्मियों में होता है। कब होता है इनका निर्माण, गर्मियों में जब हवाएं तेज़ चलती हैं और मौसम क्या होता है, शुष्क होता है, तो गंगा के किनारे जो है कुछ दूरी पर भूड़ का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अब यहाँ हम इसके प्रकार देख लेते हैं, विभाजन देख लेते हैं कि उत्तर के मैदान को किस तरह से विभाजित किया जाता है, किन आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो मुख्य रूप से 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। एक, पहला आधार क्या है इसका विभाजित करने का, पहला आधार आपका है निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, या इसको बोल सकते हैं संरचना के आधार पे। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे, ठीक है। तो संरचना के आधार पे भी इसका, और दूसरा प्रकार क्या है यहीं पे, पहला तो संरचना के आधार पे या निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, दूसरा प्रकार क्या है कि प्रादेशिक आधार पे, ठीक है, प्रादेशिक आधार पे या नदियों द्वारा, प्रादेशिक आधार पे नदियों के माध्यम से इसका विभाजन किया गया है। किसका, उत्तर के मैदान का विभाजन किया गया है। पहला क्या है, संरचना निर्माण प्रक्रिया के अनुसार, और दूसरा क्या है, प्रादेशिक आधार पर विभाजन किया गया है, 2 तरह से, ठीक है। तो इसमें निर्माण के आधार पे जो विभाजन किया गया है वो भाबर के रूप में, तराई के रूप में, बांगर के रूप में और खादर के रूप में, ठीक है। तब यहाँ हम देख लेते हैं कि भाबर, तराई, बांगर और खादर होता क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला टॉप जो पढ़ा रहा हूँ, भाबर, तराई, बांगर और खादर, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। भाबर जो होता है, जब नदियाँ, ठीक है, नदियाँ अवसादों को लेकर, किसको लेकर, अवसादों को लेकर कहाँ उतरती हैं, नदियाँ अवसादों को लेकर जब मैदानी भाग में, पर्वत के, ठीक है, पर्वत से मैदानी भाग में उतरती हैं, भाग में उतरती हैं, तो होता क्या है कि चूँकि पर्वत से जब ये उतरती हैं तो चूँकि ढाल बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो इनकी तीव्र गति होती है, और तीव्र गति होने के कारण क्या होता है कि अपने साथ बहुत बोल्डर, पत्थर, बड़े बड़े, छोटे छोटे, उसको ले करके आती हैं। लेकिन जब मैदान में सीधे जब आती हैं या तलहटी में आती हैं, जब मैदान और उसके मिलन बिंदु पर आती हैं, तो क्या होता है कि उनकी गति अचानक से धीमी हो जाती है, ठीक है। तो धीमी हो जाने क्या होता है, इनका भार वहन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जब भार वहन क्षमता कम हो जाती है तो क्या करेंगे, जो इनके अंदर जो भार ज़्यादा है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब व्यापारिक पवनों के समय में जब जो व्यापारी जो है समुद्र में यात्रा करते थे तो वज़न को कम करने के लिए क्या करते थे, वो घोड़ों को किसमें, समुद्र में फेंक देते थे, जिसको उसी नाम से अश्वक्षांश कहा जाता था। तो इसी तरह क्या होता है कि जब भार वहन क्षमता नदी की कम हो जाती है मैदान में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ ढाल बहुत कम होता है पर्वत की अपेक्षा, तो वो क्या करते हैं, अपने बोल्डर वहीं छोड़ देते हैं। तो जब बोल्डर छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पे नदियाँ आई और इन्होंने अपने छोटे छोटे बोल्डर जो है यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे इनके छोटे छोटे बोल्डर, पत्थर जो होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो छोड़ दिए। तो एक ऊंचा वाला भाग, या ऐसे कह सकते हैं उसको, ऐसे भाग हो जाता है। ये पर्वत हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ से नदी आई और ये मैदान है, तो इसने क्या किया कि आज यहाँ पे आने के बाद इसकी गति धीमी हुई, तो यहीं पर्वत और मैदान के बीच में ये क्या करती है, बोल्डर जो होती है, छोटे छोटे कंकड़, ये यहीं पे छोड़ देती है, ठीक है, क्योंकि भार वहन क्षमता इसकी कम हो जाती है। तो इसी भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को भाबर कहते हैं, ठीक है, भाबर कहते हैं। इसमें नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ इसमें विलुप्त रहती हैं। क्या रहते हैं, विलुप्त। विलुप्त करने का क्या कारण है, विलुप्त करने का ये कारण है कि बोल्डर और पत्थर के नीचे रहती हैं, ठीक है, बोल्डर और पत्थर के नीचे होने से ये दिखाई नहीं देती हैं। ऊपर पत्थर रहता है और नीचे नदी बहती रहती है, तो बीच में थोड़ी थोड़ी ये दिखाई देती हैं। इसको
भाबर कहा जाता है। और इसकी जो है भाबर की जो है चौड़ाई लगभग, ये शिवालिक जो श्रेणी है और मैदानों के बीच में, ये कहाँ से लेकर के आपके जो है भारत का जो क्षेत्र है पंजाब वाला, वहाँ से ले करके, पंजाब से ले करके ये आपको जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, आसाम क्षेत्र है, वहाँ तक शिवालिक के किनारे किनारे ये इसका निर्माण होता है। और इसकी चौड़ाई कितनी है भाबर की, ठीक है, भाबर की चौड़ाई कितनी है, कितना चौड़ा ये क्षेत्र हुआ है, तो ये 8 से 10 किलोमीटर है। कितना है? 8 से 10 किमी, ठीक है। इन सब चीज़ों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये फैक्ट है और आपकी परीक्षा में ये ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि केवल जो है सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक। तो 8 से 10 किमी भाबर की चौड़ाई है। कितनी है? 8 से 10 किमी। और लंबाई आप समझ ही रहे हैं कितनी है। शिवालिक के किनारे किनारे पंजाब से लेके असम के मैदान तक विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ नदियाँ क्या होती हैं? विलुप्त होती हैं। और ये बहुत उपजाऊ नहीं होता। अगर विशेषता में देखें तो कंकड़ पत्थर ज़्यादा होने से क्या होगा? उपजाऊ बहुत ही कम होता है। और इसी भाग में थोड़े बहुत क्षेत्रों में चाय की खेती आसाम वाले क्षेत्र में होती है। किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है। भाबर वाले क्षेत्र में या पहाड़ी ढालों पे चाय की खेती हुई है। यहाँ भी कुछ जो है भांगर वाले इलाके में, भाबर वाले इलाके में चाय की खेती हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तराई के बारे में जान लेते हैं कि तराई क्या है। तराई प्रदेश जो है भाबर के दक्षिण में है। कहाँ पे है ये? भाबर के, जो आपका भाबर है, भाबर के दक्षिण में, ठीक है। कहाँ पे है? भाबर के दक्षिण में। आइए आपको नक्शे पे एक बार दिखा देते हैं कहाँ पे है ये। देखिए अब क्या है कि ये आपका ये वाला क्षेत्र जो है पतला सा मान सकते हैं इसको, जो ये लाइन है ये कितनी चौड़ी है? 8 से 10 किमी, ठीक है। कितनी है? 8 से 10 किमी। क्या है ये? भाबर, ठीक है। ये है भाबर, ठीक है। इसमें क्या पाते हैं? बताया मैंने आपको कि पत्थर, बोल्डर ये सब पाए जाते हैं। इसी के दक्षिण में एक और पट्टी चलती है, मैदान जो पट्टी है ये एक और चलती है। और ये क्या है? अगर इसको शेडिंग कर दें ऐसे तो ये आपको आ गया, ये वाला पार्ट आपका भाबर हो गया, जो लाइन है मोटी सी, या इसको भी 2 भाग में कर लेते हैं, ठीक। ये पट्टी और ये वाली भाग जो है ये क्या है? तराई, ठीक है। ये है तराई, ये तराई भाग है। यहाँ तक समझ में आया? ये तराई भाग है। और इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अगर ऐसे शेडिंग कर दें, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ये आपका इधर भी चला जाएगा, राजस्थान वाले, पंजाब वाले पार्ट में भी, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए ये वाला क्षेत्र जो है, इसको अगर ऐसे शेडिंग कर दिए तो ये वाला क्षेत्र आपका बांगर है, ठीक है। क्या है? बांगर। बांगर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के इस साइड भी आपको बांगर मिलेगा। और यहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो जो नदियों के एकदम किनारे किनारे, नदियों की घाटियों में होता है, ठीक है। तो नदियों के जो घाटियों में होता है, उसको नदियों के आसपास होता है, उसको खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो चारों हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में प्रश्न आपको बीपीएससी में लगभग हर वर्ष ही पूछ देता है इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। चलिए तराई की बात हम लोग कर रहे थे। तो तराई की अगर स्थिति हमने आपको दिखा दिया, कहाँ पे तराई की स्थिति है। हाँ, तो तराई ये लगभग क्या है? 30 से ले करके
या इसको बोल सकते हैं तराई वाला क्षेत्र जो है वो पंद्रह से लेकर के 30 किमी चौड़ा है। कितना है? 15 से लेके 30 किमी चौड़ाई वाला क्षेत्र है ये। कौन सा? तराई क्षेत्र। ठीक है, चौड़ाई वाला क्षेत्र है कौन? तराई क्षेत्र। 15 से 30 किमी के बीच में चौड़ाई वाला क्षेत्र है। और इसकी विशेषता क्या है? अगर इसकी विशेषता देखें तो ये क्या है, यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं उस भाग से जब ये भाभा से गुजरती हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो इनके कण होते हैं, ठीक है, नदियों के बड़े कण तो उसने भाबर में छोड़ दिए, लेकिन छोटे छोटे कण चूँकि इसके ढाल मंद हो जाता है तो क्या करती है, थोड़ा दलदल का निर्माण करती है, जल जमाव होने लगता है, क्योंकि थोड़े थोड़े खड्ड भी बनाना चलते हैं और यहाँ से स्थलाकृतियाँ, मैदानी स्थलाकृतियाँ बनने लगती हैं। तो क्या होता है, यहाँ दलदल होता है, ठीक है, जल जमाव होता है, जल जमाव होता है, ठीक है। और यहाँ पे फसलें कौन सी होंगी? जब दलदल होगा, जल जमाव होगा, तो आपको पता होगा यहाँ चावल की कृषि अधिक होगी। किसकी होगी? चावल की कृषि। ठीक है, यहाँ समझना है कि ऐसा क्यों, कारण क्या है चावल की कृषि का, क्योंकि दलदली भाग हो जाता है और भाबर की अपेक्षा वो थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, और समतल होता है, तो यहाँ जल जमाव होने वाला होता है। ठीक है, तो चावल की कृषि होती है, साथ ही गन्ने की भी कृषि होती है। किसकी? गन्ने की कृषि होती है। ठीक है, किसमें? तराई क्षेत्र में। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे आपका बिहार में चंपारण वाला क्षेत्र हो गया। कौन सा? चंपारण हो गया। आपका दरभंगा वाला क्षेत्र हो गया जो ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, मधुबनी वाला क्षेत्र हो गया, ये सब तराई वाले रीजन में आते हैं। यूपी का आप देख लेंगे तो गोरखपुर हो गया। कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर हो गया आपका, बहराइच हो गया, यूपी में बहराइच, गोरखपुर, ये क्षेत्र जो क्या है तराई क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ आपको पता भी होगा कि गन्ने और चावल की खेती अधिक होती है, क्योंकि अधिकतर भूमि जलमग्न रहती है। लेकिन इसका एक बुरा कारण भी पड़ता है, सिलेबस से बाहर का है। इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। कौन सी? जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी होती है, ठीक है, जो मच्छरों से होती है, मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। कौन से क्षेत्रों में? तराई क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, तो कारण आप जान गए कि क्यों होती है और क्यों यहाँ चावल और गन्ने की खेती अधिक होती है, क्योंकि जल जमाव अधिक होता है, जल की आवश्यकता चावल और गन्ने को अधिक होती है, तो इसलिए यहाँ पे अनुकूलित होती हैं ये फसलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं आपको लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। आइए बांगर देख लेते हैं कि बांगर क्या होता है। बांगर, बांगर जो होता है इसको, यह नदियों से कुछ दूरी पर होता है। कहाँ होता है? नदियों, जैसे गंगा नदी हो गई आपकी, नदियों से कुछ दूरी पर होता है, दूरी पर होता है। ठीक है, और नदियों से कुछ दूरी पर होगा तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा कि यहाँ पहले जो है बाढ़ का पानी जाता था। ठीक है, चूँकि काफ़ी दूर है तो अब नहीं जाता होगा, बाढ़ का पानी जाता था। ठीक है, जाता था, लेकिन अब नहीं जाता है। ठीक है, अब नहीं जाता है क्योंकि वो तो यहाँ पे क्या होगा, जब बाढ़ का पानी पहले जाता था अब नहीं जाता था, तो यहाँ पे क्या, कैसी मिट्टी हो जाएगी? यहाँ पे पुरानी दोमट, कौन सी? पुरानी दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पुरानी दोमट मिट्टी पाई जाती है, पुरानी दोमट मिट्टी। ठीक है, पुरानी दोमट मिट्टी। और आपको पता है कि पुरानी दोमट मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो आप एक और चीज़ बना पता होगा कि जब यहाँ बाढ़ का पानी बहुत अधिक नहीं जाता होगा तो यहाँ सिंचाई की सुविधा किससे की जाती होगी? नहरों से, नलकूपों से। ठीक है, तो यहाँ पे फसल कौन सी होगी? बांगर वाले क्षेत्र में जो प्रमुख फसल क्या हो सकती है? तो गेहूं की फसल यहाँ पे प्रमुख रूप से होती है। किसकी फसल होती है? गेहूं की फसल प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, इसी तरह आ जाइए खादर वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि खादर वाला क्षेत्र क्या है। खादर वाला क्षेत्र जो है नदी घाटियों के तलहटी में पाया जाता है, मतलब नदियों से काफ़ी नज़दीक होता है। ठीक है, नदियों से नज़दीक की भूमि,
नज़दीक की भूमि जो होती है, धरातल जो होता है वो खादर होता है। ये क्या होता है, बांगर की अपेक्षा समुद्र तल से या बांगर की अपेक्षा समुद्र तल से नीचे होता है। ठीक है, नीचे होता है। तो समुद्र तल से बांगर की अपेक्षा नीचे होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर वर्ष, लगभग हर वर्ष कह सकते हैं, या जब भी मानसून आपका अच्छा हो, अच्छी वर्षा हो, तो ये क्या होगा, बाढ़ का पानी यहाँ पे भरेगा, बाढ़ का पानी भरेगा। और बाढ़ का पानी जब भरेगा हर वर्ष यहाँ पे, तो क्या होगा, जब बाढ़ का पानी हर वर्ष भरेगा तो यहाँ हर वर्ष या जब भी बाढ़ आएगी तब क्या होगा, यहाँ पे नई मिट्टी आएगी। नदियों द्वारा क्या होता है, मिट्टियाँ बहा कर लाई जाती हैं, तो नई मिट्टी का क्या होगा, नई मिट्टी का जमाव होगा, नई मिट्टी का जमाव होगा। और नई मिट्टी का जब जमाव होता है तो उसमें क्या होता है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि नई मिट्टी में पहले कृषि की गई नहीं रहती है, तो सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, वो नई मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। इसलिए बांगर की अपेक्षा खादर जो होता है वो अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ नई मिट्टी है, सारे पोषक तत्वों का यूज नहीं हुआ है। तो इसमें फसलें, अधिकतर सब्जियों की खेती आप देखे भी होंगे कि नदी किनारे सब्जियों की खेती अधिक होती है। जैसे हमारे बिहार में जो है परवल की खेती इन क्षेत्रों में अधिक होती है, तरबूज की खेती अधिक होती है जो नदियों के किनारे होती है। ठीक है, ऐसे सब्जियों की खेती अधिक होगी। तो नई मिट्टियों में क्या है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। और इसका कारण क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। किसमें, खादर में। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि खादर में कौन से तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है जो कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका खादर भी स्पष्ट हो गया, भाबर भी स्पष्ट हो गया, तराई भी स्पष्ट हो गया और बांगर भी स्पष्ट हो गया। ये काफ़ी उत्तर के मैदान का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, या कर सकते हैं कि संरचना के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांगर तथा खादर में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया, क्या होता है, बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर में नई जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, बांगर में पुरानी, यहाँ पे मैंने बोला बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा, और खादर में आपको नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कभी कभी पूछ देता है कि किसमें पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, किसमें नई जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, मिट्टी पाई जाएगी। तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि खादर में नई जलोढ़ मृदा और बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर में आपकी गेहूं की फसल अच्छी होगी और खादर में आपकी चावल या गन्ने की फसल अच्छी हो सकती है, सब्जियों की खेती अच्छी हो सकती है। ठीक है, आइए अब आगे देख लें कि उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण के आधार पर हमने विभाजन देख लिया। अब उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा विभाजन, प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। तो निर्माण के आधार पर विभाजन आपको समझ में आ गया। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक विभाजन, उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन अगर आप देखेंगे तो यह नदियों के आधार पे इसका बांटा गया है। जैसे जैसे नदियाँ इसको काटी हैं उसके हिसाब से प्रादेशिक विभाजन इसका किया गया है। तो इस आधार पे क्या है, सिंधु या पंजाब का मैदानी भाग। पहला पार्ट क्या है इसका, सिंधु या पंजाब का मैदानी भाग। सिंधु नदी आप जानते ही हैं, तो पाकिस्तान में बहती है, इंडिया में बहती है और तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो ये एक तरह से 3 देशों से बहती है। तो इसका जो मैदान निर्माण किया गया है, चूँकि इसका अधिकतर भाग अब पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन यहाँ भी इसकी 5 नदियाँ हैं, तो उससे निर्मित जो है ये पंजाब का मैदानी भाग कहलाता है। और पंजाब नाम भी क्यों पड़ा है आपको पता है कि 5 नदियाँ हैं, पंज, जिसको वहाँ की भाषा में 5 को पंज कहा जाता है, तो इसलिए पंज आब। और आब का मतलब क्या होता है, नदी, रिवर। ठीक है, आब का मतलब होगा नदी, रिवर। तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसे
पंजाब कहते हैं, ठीक है, पंजाब का मैदानी भाग। फिर राजस्थान का मैदानी भाग, इसी तरह गंगा का मैदानी भाग है, फिर इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फिर असम और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। तो इनकी चर्चा हम अभी आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो पंजाब का मैदानी भाग, पंजाब का मैदानी भाग हमने बताया आपको सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, जो 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं 5 सहायक नदियां? आपकी झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। अगर इनका आर्डर क्रम पूछ दे, प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण इनकी जो है स्थिति को दर्शाइए, तो आपको पता है कि झेलम क्या है, सबसे उत्तर में है, फिर इसके बाद क्या है, चिनाब है, फिर इसके बाद क्या है, रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। तो इनका उत्तर से दक्षिण यह क्रम है, ठीक है। प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि उत्तर से दक्षिणी नदियों का क्रम क्या है, तो सबसे उत्तर में झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो यहाँ आपका प्रश्न भी बन रहा है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे अगर प्रश्न फंस रहा है तभी पढ़ने का यहाँ कोई मतलब है, तभी आप एग्जाम को अच्छी तरह पास कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखिए, हम कहाँ कहाँ आपको प्रश्न मेकिंग का बता रहे हैं, कहाँ कहाँ से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी, ब्यास और सतलज। इनकी चर्चा हम विस्तार से, इन नदियों की चर्चा नदी वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि यहाँ मैदान का है तो हम मैदान की चर्चा अधिक ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों द्वारा बनाए गए दोआब, इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये दोआब जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ होते हैं, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है और ये मैदान का ही भाग होते हैं। तो इन दोआबों की हम चर्चा कर लेते हैं कि इनके दोआब क्या हैं, ठीक। तो देख लेते हैं, सतलज, सतलज हाँ, सतलज, सतलज और ब्यास के बीच में, ठीक है, कौन सा दोआब है, बिस्त दोआब है। कौन सा, बिस्त दोआब। पूछ देता है कि बिस्त दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सतलज और ब्यास के बीच में बिस्त दोआब है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ब्यास और रावी के बीच में कौन सा दोआब है, ठीक है। ब्यास और रावी के बीच में कौन सा दोआब है, तो ये कौन सा दोआब है, बारी दोआब, ठीक है। इन्हीं नदियों के नाम के आधार पे है, जैसे रावी का र ले लिया गया, ब्यास का ब ले लिया गया, तो बारी दोआब। कौन सा दोआब है, बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब, बारी दोआब। फिर चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है, चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है, चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है, जल्दी से बताइए। तो रचना दोआब। कौन सा दोआब है, रचना दोआब, ठीक है, रचना दोआब। प्रश्न पूछता है कि रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, या रचना दोआब क्या है, तो मैदान का एक भाग है 2 नदियों के बीच में। और झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है, ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है, तो इसको चाज दोआब बोलते हैं, ठीक है। चिनाब से च से, चिनाब से चा हो गया और झेलम से ज, चाज दोआब, चाज दोआब, ठीक है, चाज दोआब इसे बोलते हैं। किसके किसके बीच में, एक बार फिर से, ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा, बिस्त, रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब, चिनाब और रावी के बीच में रचना, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, और झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब, ठीक है। एक और दोआब पड़ता है, वो किसके बीच में पड़ेगा, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, उसमें चिनाब को भी शामिल कर लिया जाएगा। इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब, ठीक है। कौन सा दोआब बोलते हैं, सिंध सागर दोआब, ठीक है, सिंध सागर दोआब। तो इससे प्रश्न काफ़ी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए और इससे प्रश्न बनता है। पहला मैंने क्या बताया था
कि जो संरचना के आधार पर, निर्माण के आधार पर आपका बांगर, खादर, तराई, इनसे प्रश्न बनता है और इन दोआब से प्रश्न बनता है। ठीक है, पांचों नदियों द्वारा बनाए गए दोआब यहाँ के आपके स्पष्ट हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमाएं देख लेते हैं। कौन से? पंजाब के मैदानी भाग में की सीमाएं क्या है ये देख लेते हैं। तो आपको पता है ये सीमाएं हम बता देते हैं। पहला तो आपका पूर्व में, पूर्व या उत्तर कह सकते हैं, शिवालिक है। कौन है? शिवालिक। फिर उसके बाद आपका पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण जो पाकिस्तान तक चूंकि चला जाता है मैदान, तो पश्चिम दक्षिण में आप देखेंगे तो उधर कुछ पर्वत हैं। ठीक है, कौन से? जिधर सुलेमान पर्वत पड़ते हैं कुछ, ऐसे तो उनकी आवश्यकता बहुत नहीं है। अरब सागर लिख सकते हैं। कौन सा? अरब सागर। अरब सागर उसका पश्चिम दक्षिण का है। ठीक, उसके बाद आपका केवल दक्षिण में अगर देखना चाहेंगे, दक्षिण में तो वही रेगिस्तानी भाग है इसका। ठीक है, कुछ भाग रेगिस्तानी है, वो आपका सीमाएं होंगी। विशेषताएं देख लेते हैं, किसकी विशेषताएं क्या है। तो बेट भूमि यहाँ क्या है? एक तरह की भूमि है जो संरचना के मतलब और अपनी स्थलाकृति के आधार पर थोड़ा अलग दृश्य इसका दिखाई देता है, इसे बेट भूमि कहते हैं। और ये क्या होता है? खादर बाढ़ से निर्मित मैदान होता है। इसको क्या कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में या वहाँ के क्षेत्र में? बेट भूमि। ठीक है, जो खादर नदियों के किनारे, आपको पता है कि नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है बाहर वर्ष, जहाँ बाढ़ के मैदान मतलब बाढ़ों द्वारा मिट्टी, नई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का जमा होता है, उसे खादर कहते हैं। और उसी खादर को यहाँ क्या बोलते हैं? बेट भूमि। ठीक है, और यहीं पे एक दूसरी भूमि है जिसे चोस भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोस भूमि। ये क्या होता है? मैंने आपको बताया कि तलहटियों से लगा जो क्षेत्र है भाबर, उसी तरह यहाँ भी क्या है कि उतना भाबर का विस्तार अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसके बाद वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, क्या होता है? शिवालिक पहाड़ियों से लगे मैदान को क्या कहते हैं? चोस मैदान कहते हैं। और ये बहुत उपजाऊ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ जब पर्वत से आती हैं तो यहाँ बीच बीच में से काट देती हैं, इसको कई जगहों से काट देती हैं, तो ये कृषि के लिए बहुत अनुपयुक्त रहता है, उतना उपयुक्त नहीं रहता है, तो इसे चोस भूमि कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, पंजाब वाले मैदान में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा वाले मैदान में चोस भूमि कहते हैं। इसके बाद आपको देख लेते हैं, आइए, राजस्थान का मैदानी भाग। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम राजस्थान का मैदानी भाग। राजस्थान के मैदानी भाग को दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है मरुस्थलीय क्षेत्र। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये बेसिकली किसका भाग है? ये प्रायद्वीपी, किसका? प्रायद्वीपी पठार का भाग है। प्रायद्वीपी पठार का भाग है। आप कहेंगे कि कैसे कह सकते हैं कि प्रायद्वीपी पठार का भाग है? क्योंकि यहाँ चट्टानें जो पाई जाती हैं, किसमें? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो रेगिस्तानी भाग है। अच्छा, ये क्यों मैदान में शामिल किया जाता है? क्योंकि ये समतल एक तरह से दिखता है। टीले, रेगिस्तानी टीले देखते हैं जो स्थानांतरित होते रहते हैं, तो समतल होने के कारण इसे मैदान में शामिल किया जाता है। क्योंकि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में नीस, किसकी? नीस ग्रेनाइट, ठीक है, नीस ग्रेनाइट और, ठीक है, ग्रीस ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और ग्रेनाइट की चट्टानें जो होती हैं वो आर्कियन चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। और आपको पता भी होगा कि अरावली वाला क्षेत्र, अरावली पर्वत जो है सबसे पुराने चट्टानों या युग में आता है। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानें। और आपका उत्तर का मैदान किससे निर्मित है? उत्तर का मैदान, यहाँ बता देते हैं आपको, उत्तर का मैदान, इसकी चट्टानें सबसे नवीन चट्टानें हैं। ठीक है, क्या है? सबसे नवीन चट्टानें हैं, सबसे नवीन चट्टानें। और ये क्या कहलाती हैं? क्वार्टनरी, क्वार्टनरी चट्टानें, क्वार्टनरी चट्टानें। ठीक, क्वार्टनरी चट्टानें। और ये बेसिकली क्या है? अवसादीकरण से बनी होती है। अवसादीकरण या अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक, और वो क्या है?
ग्रेनाइट और नीस आग्नेय चट्टानें। तो इस तरह क्या हुआ, यह सिद्ध हो रहा है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा था। कौन सा, मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का थार मरुस्थल। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं गंगा का मैदानी भाग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है उत्तर के मैदान में। कौन सा, गंगा का मैदानी भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी परीक्षा में इससे काफ़ी प्रश्न भी आते हैं। गंगा का मैदानी भाग, क्षेत्रफल कितना है इसका, 3.75 लाख वर्ग किमी। ठीक है, 3.75 लाख वर्ग किमी। और यह उत्तर के मैदान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है। आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि सबसे उत्तर के मैदान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान या सिंधु पंजाब का मैदान, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर के मैदान में गंगा का मैदानी भाग सबसे बड़ा भाग है। कितना क्षेत्रफल इसका, 3.75 लाख वर्ग किमी। विशेषताएं देख लेते हैं गंगा के मैदानी भाग की। संपूर्ण मैदान का ढाल जो है पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, किधर है, पूर्व से, ढलान जो है पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, इसका पहला पार्ट क्या है, 3 भागों में बांटा गया है गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान। यह हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में विस्तृत है। कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान। और इसका निर्माण नदियों के अवसादों द्वारा निर्मित हुआ है, आपको पता है उत्तर के मैदान का। तो हरियाणा में यह यमुना, हिड्डन, ठीक है, यमुना, हिड्डन जो यमुना की सहायक नदी है, इन नदियों से हरियाणा का मैदान निर्मित हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदान क्या है, गंगा और यमुना साथ ही, और राम गंगा एक नदी है। कौन सी नदी है, राम गंगा। ठीक है, राम गंगा, राम गंगा, इनके द्वारा लाया गया अवसादों से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदानों का निर्माण हुआ है। विशेषता देख लेते हैं गंगा के मैदानी भाग की। सीमाएं, सीमाएं क्या हैं, उत्तर में शिवालिक है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय सीमा, पश्चिम में यमुना नदी है। ठीक है, यह यमुना नदी है। औसत ढाल कितना है इसका, 25 सेमी, मतलब प्रति किमी केवल 25 सेमी ढाल है, 25 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर चलने पे कितना ढाल होगा, 25 सेंटीमीटर का केवल ढाल मिलेगा। मतलब क्या दिखा रहा है कि बहुत ही कम ढाल है। और कम ढाल होने के कारण क्या होगा, नदियाँ बहुत धीमी गति से बढ़ेंगी। ठीक है, धीमी गति से चलेंगे, और धीमी गति से चलेंगे तो क्या होगा, बाढ़ आने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन ये उतनी जो है आगे के उसके अपेक्षा, आगे के निम्न और मध्य गंगा के ढाल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ढाल है। इसलिए क्या होता है कि बाढ़ की प्रवृत्ति उनकी अपेक्षा यहाँ कम रहती है। और इस तरह से बाढ़ की प्रवृत्ति अगर कम रहेगी तो पुरानी दोमट मिट्टी यहाँ मिलेगी, और पुरानी दोमट मिट्टी मिलेगी तो इस तरह की मृदा कौन सी होगी, बांगर मृदा की अधिकता यहाँ पाई जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर पूछ देगा कि बांगर मृदा की अधिकता कहाँ पाई जाती है, तो अगर ऑप्शन उसमें रहेगा तो ऊपरी गंगा का मैदान में बांगर मृदा पाई जाती है। ठीक है, और मिट्टी क्या होगी, पुरानी दोमट, क्योंकि हर वर्ष यहाँ बाढ़ नहीं आती है। तो हर वर्ष बाढ़ नहीं आएगी तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का यहाँ जो है बिछेगी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पुरानी दोमट मिट्टी होगी। अगर पुरानी दोमट है तो यहाँ पे क्या होगा, गेहूँ होगा। ठीक है, बांगर वाले क्षेत्र में क्या होता है, गेहूँ होता है। खादर वाले क्षेत्र में क्या होता है, चावल और गन्ना होता है। तो गन्ना और गेहूँ होता है। और गन्ना क्या होता है, सिंचाई के माध्यम से होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में नहरों का विकास बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए यहाँ गन्ना की फसल अच्छे से होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान जो है आपका पूर्वी, मध्य गंगा का मैदान सेकंड पार्ट है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इसकी विशेषता क्या है, सीमाएं उत्तर में हिमालय की तलहटी है। ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय की तलहटी, और दक्षिण सीमा में प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, इस क्षेत्र की लगभग सभी नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। क्या करती हैं, अपना
मार्ग परिवर्तित करती हैं। क्यों करती हैं? मन में यह सवाल आता है कि मार्ग क्यों परिवर्तित करती हैं मध्य गंगा के मैदान में, बिहार और पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में क्यों करती हैं? तो इसका कारण है, इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं हम कि क्यों परिवर्तित करती हैं नदियाँ अपना मार्ग। आपको पता होगा कि नदियाँ जो है ढाल का अनुसरण करते हैं। अगर ढाल अधिक होगा तो अपनी घाटियाँ ज़्यादा गहरी करती हैं, अपर्दन ज़्यादा करती है, नदी जल ज़्यादा अपर्दन करता है, उसकी घाटियाँ गहरी होती हैं। तो इस क्षेत्र में क्या है, जो बिहार वाला क्षेत्र है, कोसी, आपको पता है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये अपना मार्ग बहुत तेज़ी से परिवर्तित करती है। ठीक, तो क्या होता है कि ऊपरी गंगा के मैदान में ढाल जो है थोड़ा सा ऐसे है, चूँकि 25 से प्रति किलोमीटर ढाल है। लेकिन क्या है कि बिहार वाले क्षेत्र में ढाल जो है बिल्कुल ऐसे है, ऐसे समतल, पूरा समतल टाइप का है। और समतल ढाल होगा तो नदी क्या होगा, उसकी गति धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, क्या पड़ जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। और नदी जब धीमी होगी और समतल होगा तो क्या होगा, अपर्दन नहीं करेगी, मतलब खुदाई नहीं करेगी, अपनी घाटी को गहरा नहीं करेगी, मतलब उतनी गहरी नदी नहीं होगी। तो और इससे क्या होगा कि प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण नहीं होगा। आपको पता है कि अगर हम गहरी घाटी होगी, अब ऐसे है, मान लीजिए गहरी घाटी हो गई, ऐसे नदी जा रही है, तो गहरी घाटी अगर मिल गया तो इसके दोनों तरफ तटबंध हो गए ना, एक ऊंचाई वाला भाग हो जाएगा, तो पानी बाहर की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि समतल क्षेत्र है तो इससे क्या होता है कि गहरी घाटी ना होने से तटबंधों का निर्माण नहीं हो पाता है। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण नहीं होने से क्या होता है, पानी चारों तरफ फैलने लगता है, या जो है नदी के दोनों तरफ, दोनों किनारों की तरफ फैलने लगता है। और जब फैलता है तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है, बाढ़ के क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसके समतल, मतलब बहुत अधिक समतल ढाल बहुत ही कम होने के कारण बिहार वाले क्षेत्र में, किसमें, बिहार वाले क्षेत्र में जो है कोसी वाले, खासकर कोसी वाले क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और इस तरह से जब पानी फैल जाएगा तो आपको ये पता होगा कि अगर मैदान पूरी तरह एक समतल तो है नहीं, 1 इंची टेप से नापेंगे तो पूरी समतल तो है नहीं, कहीं कहीं गड्ढे भी हैं, कहीं कहीं है। तो जहाँ गड्ढे पाए जाता है वहाँ अपना नदी नया मार्ग परिवर्तित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा क्यों करती है वहाँ पे बिहार वाले क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की सभी नदियाँ, ठीक है, दोआब, गंगा, घाघरा दोआब। कौन सा दोआब है? गंगा घाघरा दोआब। जो गंगा और घाघरा नदी के बीच में दोआब बनता है उसको गंगा घाघरा दोआब कहते हैं। घाघरा गंडक दोआब। कौन सा दोआब? घाघरा गंडक दोआब। और घाघरा कोसी दोआब। ठीक है, मिट्टी क्या होगी यहाँ पे, चूँकि बाढ़ का मैदान है, ठीक है, अधिकतर बाढ़ आता है हर वर्ष, तो खादर मृदा तो होगी ही, नवीन जलोढ़ होगी, क्योंकि जहाँ बाढ़ हर वर्ष नहीं आती है वहाँ बांगर मृदा होती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आने की संभावना रहती है वहाँ जलोढ़ मृदा। और मिट्टी जो है वो पानी के अंदर ज़्यादा समय तक अगर डूबी रहती है तो चिकनी मिट्टी का निर्माण होने लगता है, तो चिकनी मिट्टी होगी। फसलें क्या होंगी, पानी अधिक है यहाँ पे, बाढ़ के मैदान अधिक है तो चावल होगा और गन्ना होगा। ठीक है, प्रमुख फसलें यहाँ की क्या होंगी, चावल और गन्ना। निचला गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान, ये क्या है, कौन सा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है निम्न गंगा का मैदान। सीमाएं इसकी अगर देख लें तो उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय इसकी सीमा बनाता है, मतलब उसके बाद जहाँ चाय की खेती अच्छी होती है, जहाँ चाय बहुत प्रसिद्ध है वहाँ की। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, सीमा बनाती है। और पश्चिम में छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, तो झारखंड का क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार में आता है। बिहार आपका मैदान में आ जाएगा और झारखंड पठार में आ जाएगा अधिकतर भाग उसका। और पूर्व में क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश को शामिल करें तो यहाँ भी मैदान पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में ये है नहीं। और विशेषता है कि यहाँ डेल्टा का निर्माण यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ भी जो सब्जी उब्जी की खेती अधिक डेल्टा में होती है, पैदावार अधिक होती है। आपको पता भी होगा कि इस वर्ष तो शायद उत्तर प्रदेश नंबर 1 सब्जी उत्पादक हो गया, लेकिन काफ़ी वर्षों से बंगाल जो है इसी डेल्टा के बदौलत सब्जी उत्पादन में इंडिया में प्रथम स्थान रखता था। ठीक है, फसलें क्या होंगी, चावल होगा, जूट होगा, ये सब जलमग्न फसलें, इसमें हमेशा जल भरा होना चाहिए, चावल में, जूट में, और सब्जियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, किसका मैदान, असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम में सादिया से लेके धुबरी तक, कहाँ तक, सादिया से लेके धुबरी तक लगभग 700 किमी लंबाई और चौड़ाई कितनी है,
80 किमी। सादिया से धुबरी का मतलब सादिया आपका हो गया कहाँ, पूर्व में, धुबरी कहाँ हो गया, पश्चिम में। भारत के पश्चिम में नहीं है, असम के पश्चिम में धुबरी, ठीक है, पश्चिम वाले क्षेत्र में, जहाँ टर्न होती है, जहाँ धुबरी के आसपास जो है वो बंगाल में, अरे बांग्लादेश में जो है प्रवेश करती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, और सादिया के आसपास जो मैदानी भाग का निर्माण करती है, जो असम में ही पड़ता है, ठीक है। तो असम में सादिया से धुबरी तक लगभग 720 किमी लंबाई कहाँ है, पूर्व से पश्चिम तक। चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 80 किमी इस मैदान की चौड़ाई है। सीमाएं, बाढ़ की आवृत्ति अधिक होने से नवीन जलोढ़ मृदा, आपको पता है कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे हर वर्ष लगभग बाढ़ आती है, तो यार नवीन जलोढ़ मृदा की अधिकता ही मिलेगी। और ब्रह्मपुत्र मैदान में क्या होगा, चावल की खेती अधिक होगी, जूट की होगी, अनानास की होगी, प्रमुख फसलें यहाँ होंगी। और यहाँ पे अवसादों की गहराई कितनी है, ठीक है, 1500 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ अवसाद की गहराई है, जो नदियों द्वारा लाया गया था, मतलब मिट्टी की गहराई। अवसादों की गहराई का मतलब है यहाँ पे मिट्टी की गहराई, ठीक है। चाहिए, आइए आगे देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न, ठीक है। जितना भी हम क्वेश्चन आपको कराएं, जितना भी पढ़ाएं, इस पे ही अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्न का आपको कमेंट में उत्तर देना है। कहाँ उत्तर देना है, कमेंट में उत्तर देना है, किसका क्या उत्तर होगा, ठीक। जब वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर दें किसका उत्तर क्या होगा। आइए अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान में दक्कन पठार को विभाजित करती है, ठीक है। 2 बार विभाजित हो गया, विभाजित करती है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। विंध्याचल श्रेणी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हिमाचल श्रेणी, ऑप्शन सी है अरावली श्रेणी और ऑप्शन डी है अमरकंटक श्रेणी। तो जल्दी से बताइए कि कौन गंगा के मैदान में दक्कन पठार को, प्रश्न क्या है, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है, कौन सी पर्वत श्रेणी विभाजित करती है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि इस वीडियो में उसकी चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जहाँ बांगर क्षेत्र अधिक होगा वहाँ गेहूं अधिक पैदा होगा। तो आप बताइए कि इसमें से किन राज्यों में सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, हरियाणा। और ये कब आया था, 45वीं BPSC, ठीक है, 45वीं BPSC 2002 में ये प्रश्न आया था। और आपको पता है कि ये इसकी चर्चा हमने अपने उत्तर के मैदान के इस वीडियो में की है, ठीक है। प्रश्न 3, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। पूछ रहा है, प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदान है वह किस में सम्मिलित है, किस मैदान में सम्मिलित है। ऊपरी गंगा मैदान में सम्मिलित है, मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है, निचला गंगा मैदान में सम्मिलित है, या ब्रह्मपुत्र मैदान में सम्मिलित है। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी होगी, तीनों प्रश्नों का जवाब और बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो 17 अप्रैल से जो हमारा बैच चालू होने वाला है, ठीक है, BPSC के लिए, जो सितंबर में लगभग संभावित तिथि 30 सितंबर के आसपास है, तो उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। जो भी हम लोग तरह से सहयोग, हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी, क्योंकि सारे मेंबर यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कई कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं और आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। और द एजुकेशन चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, ठीक।